हमारा पहला केस है जिसका नाम है CIT वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ कि एक सप्लायर था जिसने एक अग्रीमेंट किया अपने क्लाइंट के साथ कि हम आपको एक मशीन सप्लाई करेंगे, और इन्होंने इस क्लाइंट को टाइम से मशीन सप्लाई नहीं की, और वो टाइम से मशीन सप्लाई नहीं कर पाने की वजह से सप्लायर ने अपने क्लाइंट को कंपनसेशन अमाउंट पे किया जिसका नाम दिया गया लिक्विडेशन डैमेजेस। ठीक बात है। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर ने क्लाइंट के केस में कहा कि साहब ये जो कंपनसेशन अमाउंट है ये आपका लायबल टू टैक्स हो जाएगा, मतलब ये आपकी इनकम है और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता है कि चूंकि इनकम टैक्स एक्ट है तो हम बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट का जो फाउंडेशन है वो क्या है कि हम आपके रेवेन्यू इनकम को टैक्स करते हैं, और हम आपके कैपिटल इनकम को तभी टैक्स करेंगे जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो इन दी एक्ट। ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुछ कैपिटल इनकम के टैक्सेशन की बात बताऊं तो जो गिफ्ट होता है इट इज अ काइंड ऑफ द कैपिटल इनकम और द कैपिटल रिसिप्ट, और the income from the sale of any fixed asset, it is a kind of the capital amount or the capital income। पर इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफिकली इन चीजों पे भी इनकम टैक्स लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेवेन्यू इनकम होती है वो जनरली इनकम टैक्स के दायरे में होती है, पर डियर फ्रेंड्स जो आपकी मतलब कैपिटल इनकम होती है उस पर जनरली इनकम टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स उसमें तभी लगता है इफ स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस एक्ट। ठीक बात है। अच्छा, मुझे बताएंगे सप्लायर से कंपनसेशन अमाउंट मिलना टू दी क्लाइंट, ये क्या था? इट इज द इनकम ऑफ द नेचर ऑफ, इट इज द इनकम ऑफ बेसिकली द कैपिटल नेचर। इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली नहीं कहता कि इस पे जो है वो आपका टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मींस ये इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि साहब कि इस वाले इनकम पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज इट इज द इनकम फॉर द इनकम टैक्स पर्पसेस। ठीक बात है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो कंपनसेशन अमाउंट है जो कि एसएससी को मिला है ये साहब एक नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में अराइज नहीं होता, ये बात भी सही है, क्योंकि हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ दी मतलब जो कि हमारा काम होता है उसमें हमारे पास क्या अराइज होता है साहब, इसमें हमारे पास अराइज होता है हमारा सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, तीसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, इन्होंने कहा कि इस क्लाइंट को ये कंपनसेशन अमाउंट क्यों मिला, क्योंकि साहब इस क्लाइंट को एक मशीन टाइम से सप्लाई नहीं हुई और उस मशीन को टाइम से सप्लाई नहीं करने की वजह से इस क्लाइंट को कंपनसेशन अमाउंट मिला। अगर ये मशीन इस क्लाइंट को टाइम से सप्लाई हो जाती तो उस मशीन से ये क्लाइंट पैसा कमाता, उस पैसे पे इनकम टैक्स विभाग जो है वो टैक्स लगा सकता था। चूंकि साहब मशीन टाइम से सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से क्लाइंट को लॉस हुआ और उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनको एक कंपनसेशन अमाउंट मिला, इसलिए इस कंपनसेशन अमाउंट में हम इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। मींस दिस इनकम शुड नॉट बी लायबल टू इनकम टैक्स। आर यू गाइस गेटिंग? तो यही बात यहां पे लिखी हुई, मेरे साथ साथ देख लें। Facts of the case: the associate manufacturing company has received compensation charges called liquidation damages from the supplier of the machine on account of failure to supply the machine on time. Assessee claims such receipt to be the capital receipt, thus not taxable, while the assessing officer treats such receipt as the revenue receipt. Issues whether such receipt is a capital receipt or a revenue receipt. Supreme Court's observation and decision: such liquidation damages are directly linked with the procurement of a capital asset which the supplier failed to supply to the assessee company, which lead to delay in coming into existence of a profit making activity for the assessee. Such receipts are not in the ordinary course of the business, hence it is a capital receipt in the hands of the assessee, thus not taxable। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं हमारा केस लॉ नंबर 2, whether rental income from the business of leasing out properties be taxable under the head income from house property और PGBP। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लेट्स से कि कोई रेंटल इनकम अर्न करते हैं, अगर आप कोई रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो फिर दो यहाँ पे ना आपके इनकम हेड हो सकते हैं जहां पे आपकी ये इनकम लाइबल टू टैक्स हो सकती है। मींस देयर कैन बी टू इनकम हेड्स वेयर योर इनकम कैन बी लाइबल टू टैक्स। अच्छा, और वो दो इनकम हेड आपके क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है साहब हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चली जाए, और दूसरी आपकी जो इनकम हो सकती है, जो हेड हो सकती है, वो हो सकती है आपकी पीजीबीपी। अच्छा, मुझे सारे बच्चे बताएंगे अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाना चाहते हैं या पीजीबीपी हेड में लेकर जाना चाहते हैं तो आप कौन सा हेड जो है वो आप प्रेफर करेंगे? डियर, मैं तो प्रेफर करूंगा पीजीबीपी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स पीजीबीपी हेड के कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब एडवांटेजेस हैं जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पीजीबीपी हेड में आप हर प्रकार का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे पीजीबीपी हेड में आपको किसी प्रॉपर्टी की मतलब डेप्रिसिएशन भी अलाउड होता है, रिपेयर्स भी अलाउड होता है, एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं।
हाउस प्रॉपर्टी में आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में आपको नॉशनल 30% का डिडक्शन दे दिया जाता है फ्रॉम जीएवी। आर यू गाइस गेटिंग? बाकी इसमें कोई खर्चा अलाउड नहीं होता है सच। हाँ, इसमें और आपको क्या मिल सकता है, आपको इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह मिल सकते हैं, वो तो खैर एक अलग बात है। दूसरा जो बहुत बड़ा मतलब रीजन है कि क्यों मैं पीजीबीपी हेड में अपनी इनकम को लेके जाना चाहूंगा डियर, अगर पीजीबीपी हेड में लॉस होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पीजीबीपी हेड में लॉस होता है तो इस लॉस को मैं किसी भी एक्सटेंट तक, फिर से, अगर मेरा पीजीबीपी हेड में लॉस होता है तो इस लॉस को मैं किसी भी एक्सटेंट तक किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं एक्सेप्ट सैलरी। मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर साहब मुझे अपने मतलब बिजनेस में 100 लाख रुपीस का लॉस हुआ और लेट्स से कि मैंने कोई प्रॉपर्टी मतलब सेल किया और जिसमें मुझे लेट्स से लॉन्ग टर्म कैप गेन मिला 50 लाख रुपए का, और मैंने कोई शेयर्स मतलब सेल किए जिसमें मुझे लेट्स से शॉर्ट टर्म कैप गेन मिला 50 लाख रुपए का, और मुझे पीजीबीपी हेड में लॉस हुआ 100 लाख रुपए का, तो मैं साहब इस लॉस को इन दोनों गेन से एडजस्ट कर सकता हूं, मींस मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना। है यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब पीजीबीपी हेड के लॉस को आप किसी भी एक्सटेंट तक आप किसी भी हेड से आप मतलब सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। है यू गाइस गेटिंग? बट हाउस प्रॉपर्टी हेड के इनके मतलब लॉस को आप बाकी हेड्स के साथ एडजस्ट तो कर सकते हो इंक्लूडिंग द हेड सैलरी, बट सर जी मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए। है यू गाइस गेटिंग? इसलिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हमेशा अपनी इनकम को पीजीबीपी हेड में लेकर जाना चाहूंगा, ना कि मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाना चाहूंगा। आर यू गाइस गेटिंग? ये बात सबको क्लियर? अच्छा, अब इशू क्या हुआ कि एक कंपनी थी जो कि प्रॉपर्टीज को रेंट में देने का काम करती थी। सवाल बनता है कि वहां से जो रेंटल इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम कंपनी अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाए या पीजीबीपी हेड में लेकर जाए। कंपनी जनरली क्या चाहेगी कि उसे वो पीजीबीपी हेड में लेकर जाए, बट असेसिंग ऑफिसर क्या चाहेगा कि साहब इसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाया जाए। ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास और इस तरह के बहुत सारे केसेस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। आर यू गाइस गेटिंग? अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने डियर यहाँ पे कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए, कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर जी आपकी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से जो आपको रेंटल वगैरह आ रहा है वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में तभी जाएगा, वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में तभी जाएगा यदि उस प्रॉपर्टी को जो आप रेंट आउट करते हैं, लेट आउट करते हैं, वो आप ओकेजनल बेसिस पे करते हैं, ओकेजनल बेसिस पे करते हैं। बट यदि आपका प्रॉपर्टी लेट आउट करना रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, पर यदि आपका प्रॉपर्टी लेट आउट करना रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, उस केस में ये आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा। तो अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना मेरा ओकेजनल वर्क है, ओकेजनल, तो ये कहां चला जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और दूसरा कि अगर ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी है या ये मेरा कोर एक्टिविटी है या ये मेरी मेन एक्टिविटी है या मेरी सब्सटेंशियल एक्टिविटी है या ये मेरी मेजर एक्टिविटी है, तो साहब ये कहां जाएगा, पीजीबीपी हेड में। ठीक बात है? अच्छा, तो सर ये पता कैसे चलेगा कि हम की प्रॉपर्टी को लेट आउट करना हमारा कोर काम है कि नहीं, हमारा कोर वर्क है कि नहीं? इसको पता करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे जैसे सबसे मेन तो होता है डियर ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम की कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को मतलब चेक कर ले, वहां पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम आप इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स के साथ आप इस चीज को मतलब कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का एजीएम का जो होता है मिनट, आप उसके साथ इसको पता कर सकते हैं एंड अदर पॉसिबल वेज। तो मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना आपका कोर या फिर सब्सटेंशियल बिजनेस है, तब तो उसको लेट आउट करने से जो रेंटल इनकम आएगी वो आपके पीजीबीपी हेड में जाएगी, अदरवाइज वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में चली जाएगी। यही बात मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस में। तो मेरे साथ साथ देख लें, The assessee engaged in the business of letting out of the properties received rental income from such letting out and treated such rental income as business income, while assessing officer charged such income under the head income from house property. Issues whether such rental income is taxable under the head PGBP or house property. तो साहब यहाँ पे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As the earning of income by letting out of the properties is the main objective of the company, which can be established through the object clause of the memorandum or through other means, the entire income of the company from letting out of such properties shall be taxable as business income. तो साहब यहाँ पे मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि चूंकि प्रॉपर्टी को लेट आउट करना आपका मेन बिजनेस था, इसलिए इसकी जो इनकम होगी वो आपके पीजीबीपी हेड में जाएगी। बट यदि प्रॉपर्टी को लेट आउट करना आपका मेन या सब्सटेंशियल बिजनेस नहीं होता, उस केस में ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में चली जाती। ठीक बात? अच्छा आगे आते हैं। Is the beneficial ownership sufficient to claim depreciation or assessee shall be the registered owner? Dear friends, सेक्शन 32 कहता है depreciation और सेक्शन 32 कहता है कि depreciation ना अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 2 कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको उस एसेट को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करना पड़ेगा, मीन्स आपको अपने बिजनेस के कोर्स में उसे यूज करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि द assessee shall be the owner of the asset।
और दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट अ पर्टिकुलर एसेट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब डियर बहुत बार ये होता है कि हो सकता है कि साहब मैंने कोई एसेट परचेज किया, बट उस एसेट को मैंने परचेज किया और उस एसेट को परचेज करने के बाद मैं उसे अपने बिजनेस में यूज करना मैंने शुरू कर दिया, बट अभी तक उस एसेट की मेरे नाम पे लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जैसे लेट्स से कि मैंने कोई ऑफिस बिल्डिंग परचेज किया और उस ऑफिस बिल्डिंग में डियर फ्रेंड्स मैं मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ एट द रेट 10%। लेट्स से कि मैंने साहब ये ऑफिस जो बिल्डिंग परचेज किया, लेट्स से कि मैंने परचेज किया 1 मार्च 2022 को, ठीक बात है। तो मैं साहब पुट टू यूज अगर मैंने यहाँ पे मतलब पुट टू यूज को अगर मैं क्या नाम है कि मतलब देखूं तो साहब दिस इज लेस देन 180 डेज, बट स्टिल मैं 5% का तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। मैंने 1 मार्च को ऑफिस बिल्डिंग परचेज की और मैं 1 मार्च से ही उस ऑफिस बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पसेस के कोर्स में यूज करने लगा। बट सर जी ऑफिस बिल्डिंग का ना इस दिन मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस ऑफिस बिल्डिंग का मेरे नाम पे लेट्स से रजिस्ट्रेशन होता है अप्रैल में। तो सवाल बनता है कि मैं इस ऑफिस बिल्डिंग का ओनर तो हूं और साथ में मैं इस ऑफिस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज भी कर रहा हूं, बट मैं ओनर कैसा हूं? लीगल ओनर नहीं हूं फिलहाल, मैं फिलहाल बेनिफिशियल ओनर हूं। इशू ये है कि क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डियर बहुत साल पहले पोदार सीमेंट के केस में ये क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया था कि सर जी डेप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए जो हम ओनरशिप को चेक करेंगे वो बेनिफिशियल ओनरशिप होगी। एज फार एज अगर लीगल ओनरशिप अगर आप स्टैब्लिश कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लीगल ओनरशिप स्टैब्लिश कर पाते हैं इट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप लीगल ओनरशिप लेट्स से स्टैब्लिश नहीं कर पाते तो आप ये स्टैब्लिश कर दें कि आप उसके बेनिफिशियल ओनर हैं। तो अगर आप अपना बेनिफिशियल ओनरशिप भी स्टैब्लिश कर देते हैं आप उस प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। तो साहब फिर दो मतलब कंडीशंस क्या क्या हुई? पहला कि आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए, दूसरा कि वो एसेट आपके बिजनेस पर्पसेस में या उस मतलब बिजनेस के कोर्स में यूज होना चाहिए। ओनरशिप अगर लीगल ओनरशिप अगर आप स्टैब्लिश कर दें तो इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है, बट अगर आप लीगल ओनरशिप स्टैब्लिश न भी कर पाए तो आपको कम से कम बेनिफिशियल ओनरशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पोदार सीमेंट के केस में कही थी और यही बात इस केस में हाई कोर्ट ने भी सीआईटी वर्सेस श्रीमती ए शिव कामी के केस में भी सेम बात जो है वो हाई कोर्ट ने कही है, मींस मद्रास हाई कोर्ट ने। तो मेरे साथ साथ देख लें, The Sasi claimed depreciation on 3 buses even though she was not the registered owner of the same. However, she was the beneficial owner of such buses. ठीक बात है, क्योंकि डेर आपको पता है कि अगर आप मतलब बसेस वगैरह अगर आप बाय करते हैं तो जब तक रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं हो जाता आप उसके लीगल ओनर नहीं बनते। अच्छा, इशू इज वेदर द Sasi is eligible to claim the depreciation on such asset being the beneficial owner and not the legal owner of such assets. तो मेरे साथ साथ देखेंगे कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन मतलब सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस पोदार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997 का ये केस है और दिस इज द वन ऑफ दी हम कह सकते हैं कि क्लासिक केसेस held that the owner need not necessarily be the legal owner to claim the depreciation। मतलब साहब क्या आपकी लीगल ओनरशिप एसेंशियल नहीं है, बट हाँ आप बेनिफिशियल ओनर होने चाहिए और दूसरा उस एसेट को आपके अपने बिजनेस के कोर्स में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा what is the prime requirement to claim depreciation is the beneficial ownership of the asset and use of such asset in the business operation, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। If these two conditions are satisfied, assessee cannot be denied depreciation। साहब अगर ये दो काम अगर आप कर देते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। Since the assessee proves that she is the beneficial owner, she was entitled to claim depreciation even though she was not the legal owner of the buses on account of non-registration of buses in the thing। ठीक बात है। अच्छा आगे आते हैं, can depreciation on leased vehicles be denied to the lessor on the ground that the vehicles are registered in the lessee's name and the lessor is not the actual user of the vehicles। अब this is again very important, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो लोग हो सकते हैं, एक होंगे लेसर दूसरा होगा लेसी। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में डियर फ्रेंड्स प्रोविजन कुछ ऐसा है कि अगर लेट से लेसर ने कोई एसेट लेसी को लीज किया हुआ है, मींस लीज्ड एन एसेट, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो लेसर होगा वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, और जो मींस लेसी होगा वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगा, नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन।
क्लेम डेप्रिसिएशन। सिर्फ एक ऐसा केस होता है हायर परचेज का जहां पे लेसी जो है वो डिफरेंस मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। सिर्फ एक ऐसा केस होता है हायर परचेज वाला, उस वाले केस की हम फिलहाल यहाँ पे बात नहीं करें। अच्छा, अब सवाल बनता है कि लेसर ने लेसी को एक एसेट लीज किया, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि साहब लेसर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, लेसी तुम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे। ठीक बात है, ये बात तो सबको पता है। आईसीडीएस के केस में क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। ठीक है, हमारा जो आईसीडीएस लिमिटेड है यहाँ पे, ये है लेसर, और लेट्स से ये साहब एबीसी लिमिटेड है, ये है लेसी, लेट्स से ये लेसी है। अच्छा, आईसीडीएस लिमिटेड ने कुछ ट्रक्स थे जो कि परचेज करके, कुछ ट्रक्स थे लेट्स से जो कि परचेज करके एबीसी लिमिटेड को लीज पे दे दिए, लीज पे दे दिए। अच्छा, अभी जो ट्रक्स हैं, चूंकि इनको रोड पे आपको चलाना है, बट अगर आपको ट्रक्स को रोड पे चलाना है साहब, तो क्या आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ, तो ये जो ट्रक्स थे ये एबीसी लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एबीसी लिमिटेड। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि सर ये डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर। ठीक बात है। आईसीडीएस ने कहा कि हमें इन ट्रक्स के ऊपर क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन। असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ने कहा आईसीडीएस लिमिटेड तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आईसीडीएस लिमिटेड ने कहा क्यों? असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि देखो साहब, डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के दो कंडीशंस होते हैं। क्या क्या? पहला कंडीशन है कि तुम उस एसेट के ओनर होने चाहिए। ठीक बात है। दूसरा कंडीशन है कि तुम्हें उस एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस। ठीक बात है। तो आईसीडीएस ने कहा तो फिर मैं तो ये दोनों काम कर रहा हूं। असेसिंग ऑफिसर ने कहा नहीं, तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर और मतलब सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बातें हुई है। असेसिंग ऑफिसर कहता है कि तुम ना तो इसके ओनर हो और न ही तुम इस एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। कैसे? तुम इस एसेट के ओनर नहीं हो, क्योंकि ये जो ट्रक्स हैं ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? एबीसी लिमिटेड के। एबीसी लिमिटेड के मींस एबीसी लिमिटेड इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दीज ट्रक्स। आर यू गाइस गेटिंग? एबीसी इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द ट्रक। दूसरा, तुम इस ट्रक को कहां यूज कर रहे हो? इन ट्रक्स को तो एबीसी लिमिटेड अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तुम तो इनको यूज नहीं कर रहे। मींस दीज ट्रक्स आर नॉट यूज्ड बाय आईसीडीएस लिमिटेड, बट दीज ट्रक्स आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय एबीसी लिमिटेड इन एबीसीज लिमिटेड कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक बात है। मतलब एक्चुअली यूज्ड बाय एबीसी लिमिटेड। आर यू गाइस गेटिंग? तो अकॉर्डिंग टू एओ, आईसीडीएस लिमिटेड इज ओनली द फाइनेंसर ऑफ द ट्रक। वो उसका ओनर है ही नहीं और उन ट्रक्स का वो अपने बिजनेस के लिए यूज ही नहीं कर रहा। ठीक बात है। तो साहब ये कहा असेसिंग ऑफिसर ने, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने देखिएगा डियर इन दोनों चीजों को किस तरीके से इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर बताओ क्या कह रहे हो। असेसिंग ऑफिसर ने कहा मालिक, आईसीडीएस लिमिटेड तो इन ट्रक्स का ओनर ही नहीं है, क्योंकि इन ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो एबीसी लिमिटेड के नाम पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एबीसी लिमिटेड और आईसीडीएस लिमिटेड के बीच में जो लीज अग्रीमेंट है, क्योंकि साहब यहां पे एक लीज हुई है, उस लीज अग्रीमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है। उस लीज अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आईसीडीएस लिमिटेड शैल बी द ओनर ऑफ दोज ट्रक्स एट ऑल दी टाइम्स। ICDS Limited shall be the owner of the truck at all these times। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि सर जी लीज अग्रीमेंट से क्या होता है? जब यहां पे लीगल ओनरशिप ट्रक्स की एबीसी के पास है तो हम लीज अग्रीमेंट में क्यों जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रक्स को आपको सड़क पे चलाना है तो उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन तो उसका लेना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन को जनरली किसके नाम पे लिया जाता है? जो उसको इमीडिएटली यूज कर रहा होता है। बट यहां पे रियलिटी में ये ट्रक्स हैं किसके? आईसीडीएस लिमिटेड के। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लीज अग्रीमेंट की ओनरशिप को चेक करेंगे, और चूंकि लीज अग्रीमेंट में ओनरशिप जो थी वो आईसीडीएस के पास थी, इसलिए आईसीडीएस इन ट्रक्स का ओनर है। मींस ओनरशिप की कंडीशन फुलफिल हो गई। आर यू गाइस गेटिंग? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असेसिंग ऑफिसर बताओ आईसीडीएस लिमिटेड का काम क्या है, बिजनेस क्या है?
आईसीडीएस लिमिटेड कौन सा बिजनेस करता है? असेसिंग ऑफिसर ने कहा सर आईसीडीएस लिमिटेड ना एसेट्स की फाइनेंसिंग का बिजनेस करता है, एसेट्स की फाइनेंसिंग का बिजनेस करता है। शब्दों पे ध्यान देंगे साहब, आईसीडीएस लिमिटेड एसेट्स की फाइनेंसिंग का बिजनेस करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन ट्रक्स को आईसीडीएस लिमिटेड ने क्या किया? असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि सर इन ट्रक्स को आईसीडीएस लिमिटेड ने फाइनेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इन ट्रक्स को आईसीडीएस लिमिटेड ने अपने बिजनेस के कोर्स में फाइनेंस किया? असेसिंग ऑफिसर ने कहा हाँ सर, क्योंकि फाइनेंसिंग ही तो इनका बिजनेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसिंग ऑफिसर, इसका मीनिंग ये हुआ साहब कि आईसीडीएस लिमिटेड जो है इन ट्रक्स को फाइनेंस कर रहा है अपने बिजनेस के कोर्स में, मींस इस एसेट को यूज कर रहा है इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। तो इसका मतलब आईसीडीएस ने दूसरी कंडीशन भी पूरी कर दी, दैट मींस दैट एसेट शुड बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। आर यू गाइस गेटिंग? तो चूंकि दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, इसलिए आईसीडीएस लिमिटेड इज एलिजिबल टू क्लेम डेप्रिसिएशन, ऑल्दो प्राइमा फेसी हमें ये लगे कि आईसीडीएस लिमिटेड इज द फाइनेंसर ऑफ द एसेट्स। ठीक बात है सर। तो फिर मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ। The assessee is an NBFC engaged in the business of leasing etc. It purchased vehicles and leased them to its customers. These vehicles are registered in the name of the lessee in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act. However, the lease agreement provides that the NBFC, being the lessor, is the exclusive owner of the vehicles at all the points of time. The lesser NBFC claimed depreciation on such vehicle, which was denied by the assessing officer, stating that the assessee was merely the financer and neither the owner or the user ऑफ दिस। तो साहब ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इश्यू इज वेदर आईसीडीएस लिमिटेड कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच लीज्ड व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंपोजेस अ ट्यून रिक्वायरमेंट ऑफ ओनरशिप एंड यूजेस फॉर बिजनेस एज कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 रिक्वायर्स दैट द एसेट मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। इन दिस केस द असेसी डिड यूज द व्हीकल इन द कोर्स ऑफ इट्स लीजिंग बिजनेस। कि सर जी हमारा काम ही क्या है, आईसीडीएस लिमिटेड का काम ही क्या है कि हम एसेट्स को लीज करते हैं, और यहाँ पे भी तो हमने यही किया कि हमने ट्रक्स को परचेज करके उसको सामने वाली पार्टी को लीज कर दिया। तो हमने हमारा काम ही तो किया। हमारा मतलब बिजनेस ही अगर व्हीकल्स को लीज करना है तो हम और क्या कर लें? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा देखेंगे, द लीज अग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी प्रोवाइड्स दैट द असेसी लेसर इज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द व्हीकल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ टाइम। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इन द नेम ऑफ द लेसी इज जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ ओनरशिप इज ऑल्सो फुलफिल्ड। इसलिए साहब जो असेसी लेसर है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। जल्दी से आगे आते हैं। What would be the order of set off in case of unabsorbed depreciation and brought forward losses? Dear friends, यहाँ पे ज्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे। आपको पता है दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है आपका brought forward loss और दूसरा हो सकता है unabsorbed depreciation। ठीक बात है। एक हो सकता है brought forward business loss, दूसरा हो सकता है unabsorbed depreciation। अगर मैं brought forward business loss के कैरी फॉरवर्ड की बात करूं तो वो गवर्न होता है सेक्शन 72 से, बट अगर मैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के कैरी फॉरवर्ड की बात करूं तो वो गवर्न होता है सेक्शन 32(2) से। अच्छा, सेक्शन 32(2) कहता है कि आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और एक बहुत खास बात कहता है, और वो खास बात ये कहता है कि जो आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा वो आपके जिस पीरियड में आप उसको कैरी करेंगे उस पीरियड के करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा, उस पीरियड के करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा, उस पीरियड के करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। सेक्शन 72 कहता है कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को कैरी कर सकते हो 8 साल के लिए, और जिस पीरियड में आप इस लॉस को कैरी करोगे उस पीरियड में आप इसे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। इस लॉस को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। ठीक बात है। अब चूंकि सर जी जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड आपका अनअब्सॉर्ब्ड मतलब डेप्रिसिएशन है वो आपके यदि करंट ईयर डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा तो उसे भी आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो? अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। अब होता क्या है, अगर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को देखो, अगर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखो तो क्या होता है सर, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है,
डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। अगर मुझे बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूट करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, अगर मुझे बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो क्या मुझे बिजनेस से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे? हाँ सर, डेप्रिसिएशन भी तो बिजनेस से जुड़ा हुआ एक खर्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, सेक्शन 32(2) कहता है कि सर जी जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन होगा वो भी आपके करंट ईयर डेप्रिसिएशन का ही पार्ट बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू आया लेट्स से 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन मेरा लेट्स से करंट ईयर का है 50,000 रुपए, और लेट्स से मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है साहब अगेन 50,000 रुपए। तो मुझे इन दोनों डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिजनेस प्रॉफिट निकलेगा। और सर जी उस केस में तो आपका बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है कि बहुत कम निकले। फिर यहां से जो निकल के जो बिजनेस प्रॉफिट आएगा उसमें से फिर आप क्या सेट ऑफ करोगे? अपना ब्रॉड फॉरवर्ड का बिजनेस का लॉस। बट साहब वो हो सकता है कि बहुत कम हो, और हो सकता है कि वो एडजस्ट ही ना हो पाए, और आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का जो लॉस है डियर वो मैक्सिमम आप 8 साल तक कैरी कर सकते हैं। इसकी वजह से इंपैक्ट ये होता था कि बहुत बार लोगों का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कभी भी सेट ऑफ ही नहीं हो पाता था, क्योंकि साहब वो 8 साल का पीरियड ही लैप्स हो जाता था। यू गाइस गेटिंग? एसएससी की सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से क्या मांग थी कि सर जी बस एक काम कर दो। कौन सा काम कर दो? हम अपने बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए, मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान देंगे, हम अपने बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो माइनस करने को तैयार है। बट साहब ये ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अगर आप ये बोलोगे कि नहीं अपने बिजनेस प्रॉफिट को तुम तभी मतलब कंप्यूट करोगे जब तुम इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे, तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा ही कुछ नहीं। तो हम अपने बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो माइनस करने को तैयार हैं। बट साहब इस करंट ईयर डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमें हमारा बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूट करना अलाउड होना चाहिए, और इस बिजनेस प्रॉफिट से हम पहले अपना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ करेंगे, देन हम उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे। किसी को बात समझ आ रही है? मतलब वी शुड बी अलाउड टू सेट ऑफ our brought forward business loss from our current year business profit that we have computed by adjusting our current year depreciation। मतलब ये हुआ कि सर जी हमें डेप्रिसिएशन जो है, हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन तो एडजस्ट करने को तैयार हैं, बट हमें ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आप बाउंड ना करें कि आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी को बाउंड करता था, क्योंकि सर जी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से तो यही सही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की बात सुनी, और सुप्रीम कोर्ट ने मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन के केस में कह दिया ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये आपका करंट ईयर एक्सपेंडिचर, इसको तो आपको माइनस करना ही आपको तो इसको माइनस मतलब करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या माइनस कर सकते हो? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। इसके बाद आपको क्या माइनस करना है? ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगेन मतलब साइंटिफिक रिसर्च या फिर फैमिली प्लानिंग, ये तो खैर कोई बहुत खास बात नहीं है। मतलब ये हुआ कि एसएससी की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को अलाउ कर दिया कि ठीक है साहब आप अपने करंट ईयर के बिजनेस प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, उससे जो प्रॉफिट आता है उसके बाद उससे आप अपना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एडजस्ट कर दें। इसके बाद आप क्या एडजस्ट कर सकते हैं? अपना ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और असेसिंग ऑफिसर भी इस वाले ऑर्डर ऑफ मतलब सेट ऑफ में एसएससी को परेशान नहीं कर सकता। और डियर फ्रेंड्स मतलब सरकार ने भी इस बात को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मान लिया, क्योंकि सरकार ने इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया, और डियर फ्रेंड्स यही प्रैक्टिस जो ये फॉलो होती है, यही ऑर्डर जो है वो सेट ऑफ का चलता है। ठीक बात है, आगे आते हैं। अच्छा, would the asset forming part of the block of asset on which depreciation is allowable since its acquisition changes its character if it is not used for business purposes for last few years to the effect that the gain arising from its transfer be considered as a long term capital। डियर फ्रेंड्स आपको पता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक मतलब सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है कि अगर आप कोई भी एसेट को परचेज करते हैं जिसपे आप मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं, तो उस डेप्रिसिएशन जैसे ये एसेट आपने परचेज किया तो साहब इस पे जो भी गेन आएगा इसको सेल करने से वो हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल के नेचर का होगा। तो लेट्स से कि मैं ना कोई ऑफिस बिल्डिंग परचेज करता हूं, इस बिल्डिंग को परचेज करके मैं अपने बिल्डिंग के ब्लॉक में लेकर जाऊंगा। ठीक बात है साहब, मैंने इस मतलब बिल्डिंग को परचेज किया, और इस बिल्डिंग को परचेज करने के बाद मैंने इसे अपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक में मैं इसे लेकर चला गया।
लेट्स से कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, तो इस वाले बिल्डिंग के बाद से हम एक नया जो है वो एसेट का मतलब ब्लॉक बना देंगे, जिसका हम नाम रख देंगे ऑफिस बिल्डिंग ब्लॉक, और जिसमें मैं क्या क्लेम कर सकता हूं 10% के रेट से डेप्रिसिएशन। ठीक बात है। अच्छा, सेक्शन 50 कहता है कि जैसे आपने एक बार डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, वो एसेट हमेशा के लिए क्या बन गया, शॉर्ट टर्म नेचर का, और उसको जब भी आप सेल करेंगे उस पर जो भी रिजल्टिंग गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर का होगा। डियर फ्रेंड्स, बीइंग एन एसएससी मैं अपना कैपिटल गेन कौन सा करवाना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म नेचर का। क्यों? इसके पीछे रीजन। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैप गेन और लॉन्ग टर्म कैप गेन को देखूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं है। पहला, लो रेट ऑफ टैक्स। साहब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर मामला सेक्शन 112 में चला जाता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और साथ में जो मतलब सरचार्ज जो होगा वो भी मैक्सिमम 15% पे कैप हो जाएगा। बट साहब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A वाला नहीं है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आपको अपना नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, और इसमें जो मतलब सरचार्ज है डियर वो मैक्सिमम 37% तक लग सकता है। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है लो रेट ऑफ टैक्स। दूसरा एडवांटेज होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म कैप गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है जो मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। तो शॉर्ट टर्म में मेरे पास लो रेट ऑफ टैक्स का भी बेनिफिट नहीं है, और दूसरा मेरे पास इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं है। ठीक बात है। तो बीइंग एन एसएससी मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो एसेट है उससे जो रिजल्टिंग कैपिटल गेन आ रहा है वो किसी ना किसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर का बन जाए। ठीक बात। अच्छा, अब यहां पे मैंने एक एसेट को अपने बिल्डिंग के ब्लॉक में मैं लेके चला गया और मैंने उस वाले एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। बट मुझे लगा कि यार इस एसेट को मैंने जैसे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, अब तो ये शॉर्ट टर्म नेचर का हो गया, बट इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस वाले बिल्डिंग को यूज करना बंद कर दिया। मैंने इस वाले बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज करना बंद कर दिया, और जब मैं इस बिल्डिंग को अब मैंने कुछ साल के बाद यदि सेल किया तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि साहब ये जो गेन आएगा ये लॉन्ग टर्म नेचर का आएगा, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से, ध्यान दीजिएगा एसएससी ने क्या क्या कहा, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है इसका जो नेचर है ये शॉर्ट टर्म से मूव होके लॉन्ग टर्म चला गया। आर यू गाइस गेटिंग? डियर फ्रेंड्स, बिल्डिंग के लिए जो कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये बात इसके पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे डिपेंड करती है। अगर उस बिल्डिंग को आपने 2 साल तक रखा हुआ है तो जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा, 2 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक बात है। पर यदि आप उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर लें और यदि आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग मायने नहीं रखती, वो जो रिजल्टिंग गेन आएगा वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म नेचर का होगा। बट यहाँ पे एसएससी ने समझदारी दिखाते हुए क्या कहा, समझदारी दिखाते हुए एसएससी ने एक बार उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज किया और उस पर जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर लिया, उसके बाद उसने कई सालों तक उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग पे क्लेम नहीं किया। सवाल बनता है कि क्या ऐसा करने से बिल्डिंग का नेचर चेंज हो जाएगा और जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा नहीं होगा। एक बार यदि आपने अपने बिल्डिंग को एसेट के ब्लॉक का पार्ट बना दिया, जब तक आप बिजनेस करेंगे वो हमेशा ही उसका नेचर सेम रहेगा और शॉर्ट टर्म का रहेगा। जब तक आप अपना बिजनेस करेंगे, मतलब आप कुछ भी कर लें, एक बार यदि आपने डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर दिया उसको अपने ब्लॉक ऑफ एसेट में लेके जाके, इसके बाद उसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो देखेंगे डियर मेरे साथ साथ, the depreciable asset forming a part of block of asset with the meaning of section 211 would not cease to be the part of that block so long as the assessee continued its business. In this case, the building forming part of the block of the asset would retain its character as such, मतलब short term nature का means depreciable asset। ठीक बात है। Even if some of the assets in the block were not used for the business purposes in the last couple of years, consequently the profit arising on the sale of such asset would be the short term capital gains। ठीक बात है। चलिए जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर। आपको पता है आपके एक्ट में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD एक इंटरेस्टिंग सेक्शन इसलिए है क्योंकि सेक्शन 35AD एसएससी को अलाउ करता है कि यार एसएससी अगर तुम कुछ खास प्रकार के बिजनेस करते हो जिसे हम नाम देते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस, तो अगर तुम ये कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो तुम चाहो तो अपने कैपिटल एसेट में, या तुम चाहो तो अपना तुमने जो कैपिटल एसेट परचेज किया है
उस पे तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन पर ईयर क्लेम ना करके तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 100% जो है उसका कॉस्ट क्लेम कर लो। मींस आप उसके 100% कॉस्ट को आप जो है वो मतलब डिडक्शन की तरह से क्लेम कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करें। अच्छा, बट एक और ऑप्शन क्या है कि आप जो है उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह से उसे क्लेम ना करें और आप 100% जो है उस जो है आपने कैपिटल कॉस्ट जो इंकर की है वो आप फर्स्ट ईयर में ही क्लेम कर लें। मुझे बताएं सरकार ने ऐसा या लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया? टू प्रमोट सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। ठीक बात है। उन सर्टेन इंडस्ट्रीज में कुछ एग्जांपल क्या है साहब, जैसे फर्टिलाइजर, अगर आप फर्टिलाइजर प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, या अगर आप लेट से वेयर हाउसेस बनाते हैं, अगर आप लेट से कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, या अगर आप पूरे भारत में कहीं भी होटल बनाते हैं ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, या अगर आप पूरे भारत में कहीं भी हॉस्पिटल बनाते हैं ऑफ 100 बेड प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की और भी इसमें काफी सारे मतलब बिजनेसेस हैं। तो ऐसे केस में डियर एसएससी के पास ऑप्शन है कि एसएससी जो है वो चाहे तो 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्लेम कर सकता है इन वन गो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बट हाँ, 3 एसेट्स इसमें अलाउड नहीं है। 3 एसेट्स इसमें अलाउड नहीं है। कौन कौन से 3 एसेट्स? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, गुडविल और लैंड। ठीक बात है साहब। तो इन 3 के अलावा बाकी एसेट्स में 100% का मतलब मीन्स यू कैन क्लेम दी डिडक्शन ऑफ 100% इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ, मतलब इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इटसेल्फ। ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें से एक जो मतलब बिजनेस डियर वो ये भी है कि अगर आप होटल को बना के ऑपरेट करते हैं, मीन्स इफ यू हैव बिल्ड एंड ऑपरेटेड एन होटल एनीवेयर इन इंडिया, बट वो होटल कैसा होना चाहिए? 2 स्टार और अबव कैटेगरी। ठीक बात है। अब सवाल बनता है कि साहब ये जो होटल है ये 2 स्टार का है या नहीं है, इस बात को सर्टिफाई कौन करेगा? तो इस बात को सर्टिफाई करेगी लोकल गवर्नमेंट। ठीक बात है। अब एक केस को मतलब कंसिडर करें। लेट्स से कि आपने 15 मार्च 2022 को होटल बना के ऑपरेट करना शुरू कर दिया और आपके हिसाब से ये जो होटल है ये जो है वो 2 स्टार और अबव कैटेगरी का है। 2 स्टार और अबव कैटेगरी का है। मींस आपने 15 मार्च 2022 को आपने इस होटल को बना के ऑपरेट करना शुरू कर दिया। क्या आपने सेक्शन 35 एडी की कंडीशन को पूरा कर दिया? हाँ सर, क्योंकि सेक्शन 35 एडी क्या कहता है कि एसएससी जो है वो 2 स्टार या उससे ज्यादा के होटल को बना के ऑपरेट करना शुरू कर दिया। आपने वो काम शुरू कर दिया। ठीक बात है। 15 मार्च को मतलब प्रीवियस ईयर, सारे बच्चे बोले साहब प्रीवियस ईयर 21-22। बट सरकार के पास तो इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए ना कि आपने इस होटल को जो बनाया है ये दिए कम से कम 2 स्टार का है या नहीं। तो आपने इस होटल के सर्टिफिकेशन के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जमा कर दी कि साहब ये हमने होटल जो है वो मतलब बना दिया है, अब आप कृपया आए और इस होटल को सर्टिफाई कर दें कि ये 2 स्टार या उससे ज्यादा कैटेगरी का है या नहीं है। ठीक बात है। सरकार की टीम आई, लोकल गवर्नमेंट की टीम आई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने इंस्पेक्शन करके लेट से 15 अप्रैल 2022 को ये सर्टिफाई कर दिया कि हाँ साहब ये जो होटल है ये 2 स्टार और अबव कैटेगरी का है। इसका मतलब जो सर्टिफिकेशन मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट वो कब मिली है साहब? प्रीवियस ईयर 22-23 इशू बनता है कि एसएससी जो है वो सेक्शन 35 एडी का डिडक्शन कब से क्लेम कर सकता है? प्रीवियस ईयर 21-22 से या प्रीवियस ईयर 22-23 से। क्यों? क्योंकि सर जी आपने सेक्शन 35 एडी के कंडीशन को तो प्रीवियस ईयर 21-22 में ही पूरा कर दिया। सेक्शन 35 एडी की कंडीशन क्या है कि साहब एसएससी तुम्हें पूरे भारत में कहीं भी 2 स्टार या उससे ज्यादा कैटेगरी के होटल को बिल्ड करके ऑपरेट करना है। तो मैंने 15 मार्च तक उसको बिल्ड करके ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब मैंने तो सेक्शन 35 एडी की कंडीशन को प्रीवियस ईयर 21-22 में पूरा कर दिया। Are you guys getting? बट साहब चूंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये कम से कम 2 स्टार का है या नहीं है? तो इसके लिए आपको इस होटल को लोकल गवर्नमेंट से जो है वो सर्टिफाई कराना पड़ेगा। मींस उसका मतलब इंस्पेक्शन होगा। लोकल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करके अपना इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट है वो 15 अप्रैल 2022 को जमा किया। ठीक है। बट साहब अगर 15 अप्रैल 2022 को ये चीज जाके सर्टिफाई हो गई कि ये जो होटल है ये सेक्शन 35 एडी के कंडीशंस को पूरा करता है, बट सर जी परेशानी ये है कि ये जो इंस्पेक्शन हुई है ये कब हुई है? प्रीवियस ईयर 22-23 में। तो सवाल बनता है कि मैं 35 एडी को कब से क्लेम करूंगा? प्रीवियस ईयर 21-22 से या प्रीवियस ईयर 22-23 से? तो यहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि एसएससी ने अपना काम तो साहब प्रीवियस ईयर 21-22 को पूरा कर दिया। ठीक है। और एसएससी के इस वर्क को
लोकल गवर्नमेंट ने सर्टिफाई भी कर दिया। मतलब एसएससी ने तो अपना काम 15 मार्च 2022 से पूरा कर दिया और एसएससी ने वो सारा का सारा कुछ कर दिया जो कि एक्ट उसको करने को कहता है। सेक्शन 35 एडी एक बेनिफिशियरी क्लॉज है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्शन 35 एडी एक बेनिफिशियरी मतलब प्रोविजन है जिसको इंट्रोड्यूस करने का एक्ट में पर्पस ये था कि आप एसएससी को एक बेनिफिट देना चाहते हैं और एसएससी ने अपना काम प्रीवियस ईयर 21-22 में ही पूरा कर दिया। हाँ, अब ये लोकल गवर्नमेंट की वजह से होने वाला जो हम कह सकते हैं कि मतलब डिले है, इसकी वजह से आपका प्रीवियस ईयर चेंज हो गया, बट एसएससी के एंड पे यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए एसएससी सेक्शन 35 एडी को प्रीवियस ईयर 21-22 से ही क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है साहब। अच्छा, आगे आते हैं जल्दी से। कैन सिक्योरिटीज प्रीमियम बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35D? डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सेक्शन 35D जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, बट वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो आप किसका किसका क्लेम कर सकते हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम कितना? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बट अगर आप एक इंडियन मतलब कंपनी है तो आप क्लेम कर सकते हैं 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये आप क्लेम भी कैसे करेंगे? 1/5 करके, मींस 5 सालों तक। बट मैक्सिमम कैप कितना है? सो दिस इज द मैक्सिमम कैप। कि साहब मैक्सिमम कैप कितना है? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बट अगर आप एक इंडियन कंपनी है तो आपको अलाउड है कि आप क्लेम कर सकते हैं 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 5% ऑफ द कॉस्ट या फिर 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक बात है। अच्छा, अब होगा क्या? लेट्स से कि अगर मुझे सेक्शन 35D में ज्यादा अमाउंट क्लेम करना है तो मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के पूल को बड़ा बना दूं। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के पूल को ही बड़ा बना दूं। सो लेट्स से ये था कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा था लेट्स से 50 लाख रुपए, तो इसका मैक्सिमम 5% का कैप कितना बनेगा? 2.5 लाख रुपए। बट लेट्स से मैं किसी तरीके से इस 50 लाख को बढ़ा के 2 करोड़ रुपए कर देता हूं। अगर मैं इसको 2 करोड़ रुपए कर पाने में कामयाब हो गया तो इसका 5% कितना है? 10 लाख रुपए। तो साहब अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के पूल को बड़ा बना देता हूं, तो मैं सेक्शन 35D में ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। आर यू गाइस गेटिंग? तो फिर यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है बर्जर पेंट, या मतलब बर्जर ही कहेंगे साहब। इन्होंने भी यही कोशिश की, इन्होंने उस कैपिटल एम्प्लॉयड के पूल को बड़ा बनाने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि हम जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी कैपिटल एम्प्लॉयड के पूल में लेके जाएंगे। ठीक बात है। मतलब हम क्या मानेंगे कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी हमारे लिए कैपिटल एम्प्लॉयड। बचपन से इन द सेंस 11th स्टैंडर्ड से डियर आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो क्या हमारे पास एक फ्री मतलब रिजर्व होता है? नहीं सर, देयर आर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जब सिक्योरिटीज प्रीमियम एक फ्री रिजर्व है ही नहीं तो फिर वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट कैसे हो सकता है? यू गैस गेटिंग? तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि साहब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बन सकता और आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर अब आगे आते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। डियर फ्रेंड्स, ये एडजस्टमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि साहब हमने ना बोनस शेयर इशू किया तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हमें अलाउड होगा, हमने राइट शेयर इशू किया क्या इसका एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोनस शेयर के लिए क्या कहा कि जो बोनस शेयर होता है वो कंपनी में कोई नया कैपिटल लेकर आने का काम नहीं करता। मींस बोनस शेयर बेसिकली क्या है? रीएलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द कैपिटल अकाउंट। के साहब हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े थे हमने उन अमाउंट को मतलब रिजर्व से निकाला और हमने इसको कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। दिस इज सिंपली द रीएलोकेशन। चूंकि बोनस शेयर से कोई नया कैपिटल कंपनी में नहीं आ रहा होता, इसलिए बोनस शेयर को इशू करने का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कैपिटल नेचर का नहीं माना जाएगा, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि बोनस शेयर को इशू करने का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कंपनी को अलाउड होगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको कंपनी अपने बिजनेस प्रॉफिट से क्लेम कर सकती है, डिडक्शन। ठीक बात है। अच्छा, बट अगर हम राइट शेयर्स की बात करें तो राइट शेयर के थ्रू क्या होता है?
साहब राइट शेयर के थ्रू ना अपना नया कैपिटल कंपनी में इन्फ्लो करके मतलब आप जो कंपनी में नया मतलब कैपिटल लेकर आते हो। चूंकि साहब राइट शेयर के थ्रू कंपनी के पास नया कैपिटल आता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि सर जी चूंकि ये नया कैपिटल लेकर आने का काम करता है, इसलिए राइट शेयर को इशू करने के कॉन्टेक्स्ट में जो एक भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। मतलब आप इसको सेक्शन 37 में क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपने लेट्स से राइट शेयर को इशू किया है इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्टेप विद द एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस और एक्सटेंशन ऑफ योर कंपनी, तो आप साहब उस एक्सपेंडिचर को सेक्शन 35D में क्लेम कर लें। हर साल उसका 20% मैक्सिमम कितना होगा 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। आर यू गाइस गेटिंग? बट लेट्स से कि अगर आपने राइट शेयर को वही यूज कर दिया, मतलब कि उसको कोई मतलब बिजनेस एक्सपेंशन वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आपने मतलब यूज नहीं किया या उसको इशू नहीं किया, तो उस केस में डियर आपके राइट शेयर का जो इशू का जो एक्सपेंस है वो आपको अलाउड नहीं होगा। दैट एक्सपेंडिचर वुड नॉट बी अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू द एसएससी। ठीक बात है साहब? तो मेरे साथ साथ देख लें, bonus share as no new fund is raised on the issue of bonus shares. Expenditure on the issue of bonus shares is a revenue expenditure which can be claimed as deduction by the SSC। तो साहब ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस केस है, CIT वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2016। राइट शेयर्स मतलब 2006 बेसिकली। राइट शेयर्स expenditure on the issue of right share is a capital expenditure not allowable as deduction. However, if right shares have been issued in connection with extension of a business or setting up of a new मतलब यूनिट, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35D। ठीक बात है? तो फिर साहब ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो है ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड वर्सेस CIT। जल्दी से आगे आते हैं। Are expenditures incurred by the pharmaceutical companies in providing incentive to medical practitioners which are in violation of the provisions of the Indian Medical Council Provisional Conduct Etiquette and Ethics Regulation 2002 allowable as deduction under section 37 in the hands of the pharma company। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि साहब फार्मा कंपनीज ने ना मतलब डॉक्टर्स को जो है वो फ्रीबीज दी और उन फ्रीबीज को देने के बाद उसका एक्सपेंडिचर इन्होंने जो है वो सेक्शन 37 में क्लेम करना शुरू कर दिया। ठीक बात है? सेक्शन 37 आपको कहता है, अगर मैं फाइनेंस एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट आई उसकी बात नहीं करूं, मींस उसके मतलब पहले जो होता था, सेक्शन 37 कहता था कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, जो कि आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, मींस आपका पर्सनल पर्पस नहीं है, जो कि आपको सेक्शन 30 से लेके 36 में अलाउड नहीं है, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 37। हाँ, जो कि तो आप जो इसका मतलब जो है वो आप उसको क्लेम कर सकते हो सेक्शन 37। ठीक बात है? अच्छा, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कोई फ्रीबीज देते हो, अगर आप एक फार्मा कंपनी हो और अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कोई भी फ्रीबीज अगर आप मतलब दे रहे हो, तो साहब आप इनडायरेक्टली उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि यार तुम मतलब पेशेंट को हमारी कंपनी की मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करना। मींस आप एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस प्रैक्टिस को बहुत जोर शोर से किया करती थी और उसका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेक्शन 37 में बिजनेस एक्सपेंडिचर के नाम का क्लेम कर लिया करती थी। ठीक बात है? बहुत बार हाई कोर्ट लेवल का जजमेंट आ चुका है जहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस एक्सपेंडिचर को क्लेम करने से मना किया गया। CBDT ने सर्कुलर भी इशू कर दिया, बट साहब आपको पता है कि सर्कुलर जो होता है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे एसएससी पे बाउंड नहीं होता, तो जो इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस सर्कुलर को भी नहीं मानती थी। तो फाइनली 2021 में या 2022 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ 2022 में मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कोई भी फ्रीबीज देंगी, वो साहब मेडिकल रेगुलेशंस के तहत उसका वायलेशन है। मींस आप मेडिकल रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं। जैसे साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है और जो CA एक्ट है, इसी तरीके से मेडिकल मतलब अगर आप उसका काम कर रहे हैं तो आपकी फील्ड में भी जो क्या नाम है कि मतलब रेगुलेशंस हैं, आप उसका वायलेशन कर रहे हैं और उस वायलेशन की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उन फ्रीबीज का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक बात है?
इसी चीज को आगे ले जाके फाइनेंस एक्ट 2022 ने डियर फ्रेंड्स सेक्शन 37 को अमेंड किया और वहां पे एक्सप्लेनेशन 3 ऐड कर दिया और उस एक्सप्लेनेशन में क्लियरली कह दिया कि साहब आपको इस तरीके के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। ठीक बात है, आगे आते हैं। Would expenditure incurred on feasibility study conducted for examining proposals to the existing business be classified as a revenue expenditure where the project was abandoned without creating a new asset? अब साहब अगेन ये बहुत 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 इशू है इसमें, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि साहब हम ना इंसान है सर, आप इंसान हो चले, तो साहब बीइंग ह्यूमन हमें ना एक्सपेंशन करने की आदत होती है, हम ना अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम नया बिजनेस शुरू करें, नए मतलब प्रोजेक्ट्स को मतलब स्टार्ट करें, मींस न्यू बिजनेसेस, न्यू प्रोजेक्ट्स। अब इन साहब न्यू बिजनेसेस और न्यू प्रोजेक्ट्स को जो हम शुरू करते हैं या इनको अगर हम शुरू करने की तरफ काम करते हैं तो इसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। पर आपको पता है डियर 90% से जो ज्यादा स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 100 स्टार्टअप्स शुरू होते हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 स्टार्टअप जो है वो सक्सेस हो पाते हैं। अब सवाल बनता है कि लेट्स से कि अगर आप कोई नया वेंचर या कोई अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर आपने कर दिया और लेट्स से कि वो बिजनेस या प्रोजेक्ट आपको अबेंडन करना पड़ा विदाउट क्रिएटिंग न्यू एसेट, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर जो हो गया उस एक्सपेंडिचर का क्या होगा, उस एक्सपेंडिचर का क्या होगा, उस एक्सपेंडिचर का क्या होगा, मतलब ये जो एक्सपेंडिचर हो गया उस एसेट के चक्कर में उस एक्सपेंडिचर का क्या होगा। तो साहब बहुत सारे कोर्ट के मतलब केसेस हैं, अगर मैं आपको मतलब समराइज वे में बताऊं तो फिर कोर्ट के मतलब केसेस के हिसाब से अगर जो आप नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे थे वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस या एग्जिस्टिंग मतलब प्रोजेक्ट से अगर वो रिलेट करता है, अगर वो रिलेट करता है, अगर वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेट करता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेट करता है मतलब सर लेट्स से कि सर जी हमारे पास ना कोई थिएटर था जिसमें हम ना मूवीज वगैरह को एग्जिबिट किया करते थे। हमने ना एक और थिएटर बनाने का सोचा या हमने एक और मतलब थिएटर अक्वायर करने का सोचा और उस चक्कर में हमने वकीलों पे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, बट साहब फाइनली वो थिएटर हम अक्वायर नहीं कर पाए, हमें उस प्रोजेक्ट को अबेंडन करना पड़ा। तो क्या मुझे 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया? हाँ सर, बट सर जी हम थिएटर के बिजनेस में ही थे और हमने नया थिएटर का ही बिजनेस शुरू करना था, तो हमने जो नया प्रोजेक्ट किया था वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। ठीक बात है, हाँ ये बात सही है कि नया जो हमारा प्रोजेक्ट है हमने उसको अबेंडन कर दिया विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। बट सवाल बनता है कि क्या वो रिलेटेड था? चूंकि वो रिलेटेड था टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर इन खर्चों को अगर आप एसएससी को अलाउ नहीं करेंगे साहब, अगर आप इन खर्चों को एसएससी को अलाउ नहीं करेंगे तो एसएससी के लिए भारत में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। एसएससी के लिए भारत में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा और भारत की सरकार को बिजनेस फ्रेंडली सरकार नहीं माना जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? इसलिए अगर वो रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो आपका बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड है, मतलब आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकते हैं। और लॉ मेकर्स ने, पार्लियामेंट ने, सरकार ने इसको अमेंड भी नहीं किया, क्योंकि सरकार को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है कि सर जी अगर आप नए नए वेंचर्स में अगर आप नहीं जाओगे, उसमें साहब बहुत बार क्या होता है कि आपका वो जो भी आपने कोई नया काम अगर आपने लेट्स से स्टार्ट किया, ज्यादातर समय साहब वो नया काम आपका हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो, बट उसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो आपको अलाउड होना चाहिए अगर वो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस से डील करता है। बट अगर आप बिल्कुल ही नए वाटर्स में चले जाओगे जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसमें अगर आपको नुकसान हुआ तो साहब उस नुकसान को सिर्फ आप बियर करो, सरकार उसको बियर नहीं करेगी। मतलब सरकार उसको, इसका मतलब सरकार आपको उस पर किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं देगी। तो लेट्स से नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग मतलब बिजनेस, तो ये आपको नॉट अलाउड है, मींस ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं आलू चिप्स बनाता था, मुझे लगा यार आलू चिप्स बनाने के ज्यादा पैसा नहीं है, चलो अब हम ना कंप्यूटर के मतलब चिप्स बनाएंगे, कंप्यूटर के चिप्स बनाएंगे। तो मैं आलू चिप्स बनाने से कहां पहुंच गया? कंप्यूटर के चिप्स बनाने के लिए। तो मुझे बताएं साहब, क्या ये चिप्स दोनों आपस में रिलेटेड बिजनेस नहीं है? सर ये भी चिप्स और वो भी चिप्स, नहीं सर ये आपस में रिलेटेड नहीं है।
तो अगर मैं उस कंप्यूटर चिप्स के बिजनेस को अबेंडन कर देता हूं और उस पूरे के पूरे दौरान लेट से कि मैंने 50 लाख रुपए इंकर कर दिए, तो क्या उस 50 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर को मैं अपने आलू चिप्स के बिजनेस से क्लेम कर सकता हूं? नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि जो आलू चिप्स का जो मतलब बिजनेस है डियर, वो कंप्यूटर के चिप से रिलेट नहीं करता, इसलिए वो डिडक्शन मुझे अलाउड नहीं होगा। ठीक बात है, तो फिर ज्यादा आपका समय नहीं लगाते। तो मेरे साथ साथ देख लें मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट एक्टिविटी या फिर जो मतलब बिजनेस है, अगर वो रिलेट करता है टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो तब तो वो आपको अलाउड है। अगर ये सरकार अलाउ नहीं करेगी, अगर इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो डियर भारत में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, न्यू प्रोजेक्ट एक्टिविटी और बिजनेस नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द एसएससी, इस केस में ये अलाउड नहीं होगा। और डियर फ्रेंड्स, जो केस है आपके लिए वो है मैग्रो रविंद्र लेबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी गुजरात हाईकोर्ट। जल्दी से आगे आते हैं। Is the source of fund from which expenditure is incurred for the purpose of business relevant for the purpose of allowability of deduction under section 37(1)? अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है डियर। अब मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे केसेस कैसे पहुंच जाते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस सीआईटी। अब यहाँ पे हुआ क्या, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक होता है पैसा आना, एक होता है उस पैसे को लगाना। ठीक है, मीन्स पैसा आया, दूसरा होता है मनी इंकर्ड। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेट्स से कि अगर आपने पैसा लगाया, अगर आपने पैसा खर्च किया, और वो पैसा आपने किसके लिए खर्च किया, लेट्स से सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, सैलरी पेड टू स्टाफ। दूसरा आपने क्या किया, आपने इससे कोई मशीन परचेज कर ली। तो मुझे बताएं साहब, क्या सैलरी पेड टू स्टाफ में भी आपका पैसा लगा? हाँ सर। क्या मशीन परचेज करने में भी आपका पैसा लगा? हाँ सर। तो सैलरी पेड टू स्टाफ तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड हो जाएगा, बट जो साहब मशीन जो आपने परचेज की, क्या ये आपको वन गो में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड होगा? नहीं सर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और आप इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि जो हम मनी इंकर करते हैं, वो हम रेवेन्यू पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं और हम कैपिटल पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक बात है। बट साहब मनी इंकर करोगे तो उसके लिए पैसा कहीं से आना भी तो चाहिए, अब लेट्स से हमारे पास जो पैसा आ रहा है, लेट्स से कि वो हमारे पास पैसा आ रहा है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो मुझे बताएं साहब, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आएगा, ये पैसा कैसा है? रेवेन्यू नेचर का पैसा है। दिस इज द मनी ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक बात है। हमने ना मार्केट में ना नए शेयर्स फ्लोट किए, मींस शेयर कैपिटल हमारे पास आया, ये भी हमारे पास क्या है? पैसा है। बट ये शेयर कैपिटल से जो पैसा है, ये हमारे पास कैसा पैसा है? कैपिटल नेचर का। हमने बैंक से लोन उठा लिया, तो बैंक लोन का जो पैसा है, ये भी कैसा है साहब? कैपिटल नेचर का। हमने हमारा फिक्स एसेट सेल कर दिया, ये जो पैसा है, ये भी कैसा है? कैपिटल नेचर का। सवाल बनता है कि लेट्स से हमने गुड्स को सेल किया, उससे जो हमें पैसा मिला, उससे जो हमें अमाउंट मिला, दैट इज द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू नेचर। इस वाले अमाउंट को अगर हम इंकर करते हैं, लेट्स से फॉर पेइंग सैलरी टू द स्टाफ, तो हमने ये पैसा कहां पे खर्च किया? एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर पे। ठीक बात है। लेट्स से हमें गुड्स को सेल करके पैसा मिला, क्या हम इससे मशीन परचेज कर सकते हैं? हाँ सर, पैसा तो पैसा होता है, आप उस पैसे से कुछ भी आप बाय कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि मैं एक रेवेन्यू नेचर के पैसे को, मैं एक रेवेन्यू नेचर के इनकम को क्या एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पे इंकर कर सकता हूं? फिर से, मैं क्या एक रेवेन्यू नेचर के इनकम को क्या एक कैपिटल नेचर के इनकम, क्या मैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पे इंकर कर सकता हूं? दूसरा, लेट्स से कि मैंने शेयर कैपिटल इशू किया, मीन्स एक कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, और क्या इस पैसे से मैं स्टाफ को सैलरी पे कर सकता हूं? क्या मैं कैपिटल नेचर के रिसिप्ट से एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कर सकता हूं? सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है कि सर जी, आपको किसी भी तरीके का बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड होगा यदि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है। सेक्शन 37 कहीं से भी ये नहीं कहता कि साहब आपको उस एक्सपेंडिचर को जो आपने किया, हाँ एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू नेचर का है, बस इस एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा आपके पास आना चाहिए, जो अमाउंट आपके पास आना चाहिए, जो मनी आपके पास आना चाहिए, वो भी आपको रेवेन्यू नेचर से लेकर आना है। ये सेक्शन 37 कहीं नहीं कहता। यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? तो सर इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? तो मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि साहब आपके पास जो मनी आ रहा है, वो आपके पास कैपिटल नेचर से भी आ सकता है और रेवेन्यू नेचर से भी आ सकता है।
हाँ, हमें पैसा आया कहां से ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है साहब। हमारे पास जो मनी आ रहा है वो कैपिटल नेचर से आ रहा है या रेवेन्यू नेचर के सोर्स से आ रहा है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि हम इस पैसे को लगा कहां पे रहे। अगर हमारे पास एक कैपिटल नेचर के सोर्स से भी पैसा आ रहा है, ये भी अगर हम उसको एक रेवेन्यू नेचर के सोर्स में भी लगा रहे हैं, इट इज ऑल्सो अलाउड, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि द सोर्स फ्रॉम द मनी इज कमिंग इज नॉट रेलिवेंट, बट द सोर्स और बट द ऑब्जेक्टिव फॉर विच यू आर इंकरिंग दैट मनी इज रेलिवेंट इन द अलाउबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे साहब, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम विच द एक्सपेंडिचर इज मेड इज नॉट रेलेवेंट। जल्दी से आगे आते हैं। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेसेस एक्सेट्रा ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि असेसी ना दो चीजें कर सकता है, या तो वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है या वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है। अगर असेसी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो उसको जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ड्यू बेसिस पर अलाउड होते हैं, और उसके जो भी इनकम होते हैं वो उसको ड्यू बेसिस पर लायबल टू टैक्स होते हैं। अब इस वाले केस में क्या हुआ, केदारनाथ वाले केस में क्या हुआ, अच्छा मतलब केदारनाथ जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस केस में क्या हुआ कि लेट्स से आपने 30 मार्च 2022 को रॉ मटेरियल परचेज किया, लेट्स से 50 लाख रुपए का, आपके पास बिल भी था, बट साहब चूंकि ईयर की क्लोजिंग थी तो हड़बड़ी में वो बिल आपसे कहीं मिस हो गया, और वो जो बिल आपको मिला वो आपको मिला लेट्स से 2 अप्रैल 2022 को। तो सर 30 मार्च 2022 के बाद अगर 2 अप्रैल 2022 मतलब 1-2 दिनों का ही तो फर्क है, फर्क तो डियर 1-2 दिनों का है, बट एक बहुत बड़ा फर्क इनकम टैक्स पर्पस के लिए आ गया। कौन सा, 30 मार्च 2022 था प्रीवियस ईयर 21-22, 2 अप्रैल 2022 हो गया प्रीवियस ईयर 22-23, 22-23। ठीक बात है। अब असेसी ये कहता है कि सर जी ये जो बिल है ये तो 30 मार्च 2022 का है, तो मुझे ये एक्सपेंडिचर मींस मुझे ये 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर 21-22 में अलाउड होना चाहिए। डिपार्टमेंट ये कहता है कि नहीं साहब, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अवेलेबिलिटी कब हुई है, 2 अप्रैल 2022 को, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये हम आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में अलाउ करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कि ये छोटी सी बात लगे, बट ये छोटी सी बात नहीं है। कैसे, जो खर्चा मैं प्रीवियस ईयर 21-22 में क्लेम कर सकता हूं, अगर डिपार्टमेंट उसे मुझे प्रीवियस ईयर 22-23 में अलाउ करेगा, तो साहब इस 50 लाख का आप मतलब समझते हैं कि इसकी वजह से कम 17 से 18 लाख रुपए की मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कम से कम 17 से 18 लाख की मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसका मेरी वर्किंग कैपिटल पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो साहब इस चीज को प्लान करके अपने पास एडवांस टैक्स भी उसी हिसाब से दिया होगा, और पता चला कि ये 50 लाख का एक्सपेंडिचर मुझे जो मैं सोच के चल रहा था कि मुझे तो ये 21-22 में मिल जाएगा, मुझे 21-22 में मिला ही नहीं। इसकी वजह से डियर फ्रेंड्स, मैंने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो मेरे टोटल टैक्स लायबिलिटी का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि साहब हमने तो ये प्लानिंग की हुई थी ना कि हमें 50 लाख का एक्सपेंडिचर और करना है इस प्रीवियस ईयर में, जो कि मुझे डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं कर रहा प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो इसकी वजह से मेरे ऊपर सेक्शन 234 के बहुत सारे इंटरेस्ट वगैरह लग जाएंगे एडवांस टैक्स को शॉर्ट पे करने के और पे ना करने के। आर यू गाइस गेटिंग? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि साहब क्या असेसी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो था वो क्या रियल था? हमने कहा सर हाँ। असेसी कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? मर्केंटाइल। तो यदि असेसी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रियल है और यदि असेसी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, तो जिस प्रीवियस ईयर का वो परचेज है असेसी को डिडक्शन उसी प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा। साहब किस प्रीवियस ईयर का परचेज है? 21-22 का, तो आपको डिडक्शन भी कब मिलेगा? 21-22 में मिलेगा। ठीक बात है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, और अक्सर डियर फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट जो है उसको एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस में दे देता है। देखेंगे, द असेसी follows the mercantile system of accounting. He has made certain purchases eligible for deduction from business income. However, it forgot to claim the deduction of such expenses in the previous year in which such purchases was made, but claimed such deduction in the later previous year issues in which previous year the deduction of such expenses for tax purposes would be allowed. ठीक बात है। तो देखेंगे, assessee can claim the deduction of expenditure incurred in the previous year in which liability belongs if the assessee follows the mercantile system of accounting. जल्दी से आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर केस लॉ नंबर 14 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपके पास दो सेक्शंस हैं, एक है 40A1
और दूसरा है 40A1A। एक है 40A1, दूसरा है 40A1A। सेक्शन 40A1 कहता है कि अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को कुछ भी अमाउंट पे करते हैं विच इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, उस पर आपको टीडीएस करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और अगर आपने वो टीडीएस नहीं किया साहब, तो आपने जितना भी पैसा पे किया है वो आपको डिसलाउ हो जाएगा बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो लेट्स से कि मैं किसी नॉन रेजिडेंट को लेट्स से कि रॉयल्टी पे करता हूं 100 लाख रुपीस की, और उस रॉयल्टी में सेक्शन 115A के हिसाब से 10% का मुझे टैक्स लगाना है। अगर मैंने इस सेक्शन 195 के हिसाब से उस पर 10% का टैक्स नहीं लगाया, तो सेक्शन 40A1 कहता है कि साहब उस रॉयल्टी पे आपको, हम उस रॉयल्टी को आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक बात। सिमिलर प्रोविजन है सेक्शन 40A1A जो कि डील करता है रेजिडेंट के केस में, बट ये कहता है कि आपको 30% हम डिसअलाउ कर देंगे, हम आपको 30% डिसअलाउ कर देंगे ऑफ द पेमेंट। इन दोनों प्रोविजन में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात क्या है कि साहब ये दोनों प्रोविजंस तभी अट्रैक्ट होते हैं, पहला वाला डील करता है नॉन रेजिडेंट से, दूसरा वाला डील करता है रेजिडेंट से। दोनों प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया है, वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया। अगर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया है ही नहीं, तो उस पर टीडीएस अगर बनता ही नहीं, तो जब टीडीएस बनता ही नहीं तो फिर कौन सा टीडीएस काट लोगे? आर यू गाइस गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 14 या केस लॉ नंबर 14 में मारुति सुजुकी वाले केस में क्या हुआ कि मारुति सुजुकी ने अपने फॉरेन नॉन रेजिडेंट को कुछ अमाउंट पे किया। मारुति सुजुकी ने अपने फॉरेन नॉन रेजिडेंट को कुछ अमाउंट पे किया क्योंकि वो मारुति सुजुकी के बिहाफ में फॉरेन कंट्रीज में ऑर्डर्स को बुक करता था, सिक्योर करता था। अगर चूंकि साहब यहाँ पे DTAA की बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो रेलेवेंट मतलब DTAA है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 911 में उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं, क्या वो जो अमाउंट मारुति सुजुकी अपने नॉन रेजिडेंट एजेंट को पे कर रही है, क्या वो अमाउंट भारत में डीम्ड टू अकराइज हो सकती है, क्या भारत में उस अमाउंट का बिजनेस कनेक्शन बन सकता है? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि साहब कोई भी सर्विस या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क भारत में परफॉर्म ही नहीं किया गया, सब कुछ भारत के बाहर किया गया। आर यू गाइस गेटिंग? और चूंकि हमारे पास रेलेवेंट DTAA की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बट केस लॉ में ये कहा गया है कि ये जो आपने अमाउंट अपने नॉन रेजिडेंट एजेंट को पे किया था वो भारत में डीम्ड टू अकराइज नहीं होता था, मतलब उस पर भारत में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती थी। तो मुझे बताएं, अगर मैं नॉन रेजिडेंट को कुछ अमाउंट पे करता हूं जो कि भारत में टैक्सेबल ही नहीं है, सेक्शन 195 क्या कहता है? सेक्शन 195 कहता है कि यदि नॉन रेजिडेंट को आप कुछ भी पे कर रहे हैं विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, सेक्शन 195(1) कहता है कि साहब अगर आप नॉन रेजिडेंट को कुछ भी पे कर रहे हैं विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, उस केस में आपको रेट्स इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। बट 195 की एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी शब्द क्या है? चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। बट साहब अगर वो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है ही नहीं, तो मैं फिर उसमें कौन सा टीडीएस कर लूं? आर यू गाइस गेटिंग? सेक्शन 195(2) कहता है कि आप चाहें तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को, और असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ कर सकता है टू मेक द टीडीएस ऑन द लोअर अमाउंट और नो टीडीएस एट ऑल। बट साहब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, 195 जो 2 है वो तो 195(1) के बाद आएगा ना, मतलब 195(1) कहता है साहब कि 195(1) एप्लीकेबल ही तब होगा जब जो अमाउंट आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं वो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। मैं कहता हूं कि अगर वो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ही नहीं तो 195(1) में टीडीएस बना ही नहीं, तो जब 195(1) में टीडीएस बना ही नहीं तो फिर 195(2) में मुझे एप्लीकेशन क्यों देना? आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? तो यही सोच के मारुति सुजुकी ने अपने नॉन रेजिडेंट एजेंट को कुछ कमीशन वगैरह पे किया और उस पर टीडीएस नहीं काटा 195(1) का, और ना तो असेसिंग ऑफिसर से अप्रूवल लिया कि आप जो है वो टीडीएस काटे बिना पेमेंट कर दें। मारुति सुजुकी ने कोर्ट में कहा कि हुजूर 195(1) का टीडीएस तो तब बनता है जब आप नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट कर रहे हैं वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया है। यहाँ पे हमने जिस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया ही नहीं है। अच्छा, 195(2) में हमें असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन तब देनी होती है जब जो अमाउंट लायबल टू टैक्स इन इंडिया है उस अमाउंट पे या तो हम टीडीएस नहीं करना चाहते या हम कम अमाउंट का टीडीएस करना चाहते हैं। बट हुजूर यहाँ तो हम जो अपने नॉन रेजिडेंट एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं वो लायबल टू टैक्स इन इंडिया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लेकर पहुंच जाएं? ठीक बात है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यार मारुति सुजुकी तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें चूंकि 195(1) में वो इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया ही नहीं है, तो फिर आपको 195(2) का एप्लीकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं।
अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, द नॉन रेजिडेंट एजेंट हु ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया डिड नॉट हैव एनी इनकम अराइजिंग इन इंडिया। अकॉर्डिंगली द कमीशन अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट एजेंट who was in the business of selling Indian goods abroad did not occur or arise in India, hence no tax was deductible on such commission payable to the non-resident agent. Since the assessee has made payment to an NR agent and such income is not chargeable to tax in India, तो साहब ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, मतलब हम कह सकते हैं कि these are the magical words। अच्छा, Section 40A1 could not be invoked to disallow the deduction of such payment of non-deduction of tax at source while computing the business income। अच्छा, आते हैं डियर केस लॉ नंबर 15। अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अजीब सा केस लॉ है। अब देखेंगे होता क्या। अगर लेट्स से कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी पेमेंट वगैरह करता हूं, अगर मैं लेट्स से किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी कोई पेमेंट वगैरह करता हूं, तो सेक्शन 194C है। सेक्शन 194C कहता है कि यार मुझे टीडीएस करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सेक्शन 194C क्या कहता है। अगर लेट्स से कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पेमेंट वगैरह करता हूं, तो सेक्शन 194C कहता है कि आपको टीडीएस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पे। मतलब ये हुआ कि अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो पेमेंट कर दी तब आपको टीडीएस करना पड़ेगा, या अगर आपने लेट्स से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो पेमेंट नहीं की और आप अपने बुक्स को क्लोज करने के लिए एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर उस मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में अगर आप उस सम को क्रेडिट करते हैं तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 194C कहता है कि यार अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर दी तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा, मींस एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे भी आपको टीडीएस करना पड़ेगा। और अगर आप लेट्स से एक्चुअल पेमेंट नहीं करते बट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर वो आपका अकाउंट अनपेड है बट आपको अपने बुक्स को क्लोज करने के लिए आपने उस कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में लायबिलिटी शो कर दी तो भी आपको टीडीएस करना पड़ेगा। मतलब आपको टीडीएस करना पड़ेगा। तो 194C कहता है यार कि अगर आप एक्चुअल पेमेंट करते हैं तो भी टीडीएस कर लो, अगर आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया मींस अमाउंट पेबल है तो भी टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो 194C क्लियरली ये कहता है। सेक्शन 40A1 कहता है कि अगर आपने किसी रेजिडेंट को कुछ अमाउंट पे किया और उस पर यदि अगर आपने टीडीएस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नहीं किया तो फिर हम आपको वो अमाउंट जो है उसका 30% हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो लेट्स से कि अगर आप किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस पे कर रहे हैं जिसपे 194C के हिसाब से टीडीएस बनता, तब अगर आपने उस टीडीएस को नहीं काटा तो साहब उस 1 लाख रुपए में से आपको 30,000 रुपए का बिजनेस डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। मीन्स आप उसका सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए बिजनेस डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। ये बात आपको पता है। यहाँ पे इशू ये उठा पालम गैस सर्विसेज के केस में, पालम गैस सर्विसेज वर्सेस सीआईटी के केस में यहाँ पे इशू ये उठा साहब कि यहाँ पे असेसी ने इस अमाउंट को ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया। मींस असेसी के अकाउंट में 31 मार्च को ये अमाउंट पेएबल शो नहीं हो रहा बिकॉज असेसी हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट। असेसी ये कहता है कि साहब 194C का जो टीडीएस है वो तो तब अप्लाई करता है ना जब अमाउंट पेएबल है। यहाँ तो ये अमाउंट एक्चुअली पेड हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना था 194C का, और चूंकि हमें यहाँ पे टीडीएस ही नहीं करना था 194C का, इसलिए हमारे पर 40A1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे नालायको, 194C को पढ़ो तो सही, उसमें लिखा हुआ क्या, उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ यार या तो एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे आपको करना पड़ेगा टीडीएस, या आपने जब उस सम को अपने पार्टी के अकाउंट में मतलब क्रेडिट किया तब आपको टीडीएस करना पड़ेगा। इसका मतलब असेसी चाहे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे या असेसी चाहे मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सुन एज द असेसी मेक्स द पेमेंट और क्रेडिट्स द सम इन द बुक्स ऑफ द पार्टी विच एवर इज अर्लियर द असेसी इज लायबल टू मेक टीडीएस। बस सिंपल सी बात है। और इसके लिए उन्होंने साहब कई दिन तक सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने खराब कर दिए। तो आप इस केस लॉ को जरूर से पढ़ें, इसका क्रक्स हमने आपको बता दिया। आगे आते हैं। अच्छा, कैन रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड बी कंसिडर्ड एज अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव फॉर डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48। अब देखेंगे डेढ़ मुद्दे वाली बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है तो वो जो रेम्यूनरेशन होगा डियर, वो पार्टनरशिप फर्म उसका डिडक्शन तभी क्लेम कर सकती है यदि वो उस रेम्यूनरेशन को बुक प्रॉफिट के हिसाब से पे करे। आपको पता है बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कैसे होती है, ठीक बात है। एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे किया और बुक प्रॉफिट के हिसाब से रेम्यूनरेशन पे किया, ठीक है। अच्छा, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आपस में दो स्पेसिफाइड पर्सन मींस रिलेटेड पार्टीज हैं, और रिलेटेड पार्टीज होने की वजह से यहाँ पे 48(2) की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे 48(2) की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। एक पार्टनरशिप फर्म और उसके जो मतलब पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या बन गए, रिलेटेड एंटरप्राइज, या हम कह सकते हैं स्पेसिफाइड मतलब पर्सन, और उसकी वजह से यहाँ पे सेक्शन 48(2) की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है।
तो सेक्शन 48(2) असेसिंग ऑफिसर को ये अलाउ करता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड पर्संस के बीच में हुई है और उसमें अगर अमाउंट जो पे किया गया है वो अनरीजनेबल है, तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको डिसअलाउ कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने कहा कि यहां पे क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म थी हमारी, उसने अपने पार्टनर्स को P1, P2, P3, लेट्स इनके 3 पार्टनर्स हैं, इस पार्टनरशिप फर्म ने इनको रेम्यूनरेशन पे किया। और चूंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आपस में क्या है, स्पेसिफाइड पर्संस या स्पेसिफाइड एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48(2), असेसिंग ऑफिसर को लगता है साहब कि ये जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, इट इज अनरीजनेबल और एक्सेसिव कंसिडरिंग द नीड ऑफ द बिजनेस, और असेसिंग ऑफिसर ने इस रेम्यूनरेशन को पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन देने से मना कर दिया। पार्टनरशिप फर्म कहती है यहाँ पे कि साहब हमने ये जो रेम्यूनरेशन अपने पार्टनर्स को पे किया है ना, ये हमने बुक प्रॉफिट के हिसाब से पे किया है, मींस हमने इनकम टैक्स एक्ट के पूरे प्रोविजंस को कंप्लाई कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 इश्यूज अराइज होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के ही 2 प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। पहला प्रोविजन है जो कहता है कि यार पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को बुक प्रॉफिट के हिसाब से और हाँ अपनी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से रेम्यूनरेशन पे कर सकती है, मींस पार्टनरशिप डीड और बुक प्रॉफिट के हिसाब से रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म ने यही किया। बट साहब यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का ही दूसरा प्रोविजन है जो कि सेक्शन 48(2) है, जो कहता है कि चूंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स आपस में रिलेटेड एंटरप्राइजेस हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कुछ भी पे करे, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि डेट सम इज अनरीजनेबल और एक्सेसिव, असेसिंग ऑफिसर कैन डिसअलाउ डेट सम। तो साहब ये बहुत बड़ा इशू बन गया। तो कोर्ट ने फाइनली इस मसले को मतलब सेटल किया और कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को क्लियरली कह दिया कि यार असेसिंग ऑफिसर, यदि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है और यदि वो रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड और उसके बुक प्रॉफिट के हिसाब से है, तो फिर तुम वहां पे सेक्शन 40A सबसे जो 2 है तुम इन्वोक नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है और अगर वो पार्टनरशिप डीड और बुक प्रॉफिट के हिसाब से उस रेम्यूनरेशन की कंप्यूटेशन हुई भी है, तो उस केस में 48(2) इन्वोक होके तुम उस रेम्यूनरेशन को अनरीजनेबल या एक्सेसिव नहीं कह सकते। ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देख लें, Section 40B prescribes the limit of remuneration to working partners and the deduction is allowable up to such limit while computing the business income। तो साहब सेक्शन 40B के हिसाब से आप बुक प्रॉफिट के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकती है उसकी कंप्यूटेशन करते हैं। और यदि पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को जो मतलब रेम्यूनरेशन पे किया वो उसी बेसिस पे पे किया या उसी के हिसाब से पे किया, ऐसे केस में फिर 48(2) इन्वोक नहीं हो सकता। If the remuneration paid in which is within such ceiling limit, then 48(2) cannot be invoked for the same। मतलब ये हुआ कि 48(2) जो है वो 40B को ओवरराइड नहीं कर सकता, मीन्स उसके पास ओवरराइडिंग पावर्स नहीं है। अच्छा, द असेसिंग ऑफिसर इज ओनली रिक्वायर्ड टू इंश्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखी हुई हैं साहब, सारे बच्चे ध्यान दें। द असेसिंग ऑफिसर इज ओनली रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द रेम्यूनरेशन इज पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डीड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड रेम्यूनरेशन इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कि साहब जो पार्टनरशिप फर्म जो रेम्यूनरेशन पे करी है, साहब असेसिंग ऑफिसर तुम 3 चीजें देख लो। पहला, रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को दी गई है। दूसरा, रेम्यूनरेशन जो है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होनी चाहिए। और तीसरा, रेम्यूनरेशन जो है वो सेक्शन 40B के सीलिंग लिमिट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है ना, फिर तुम 48(2) इन्वोक नहीं कर सकते। If these conditions are complied with, the EO cannot disallow any part of remuneration by invoking section 48(2) on the ground that it is excessive। अच्छा, अगेन केस नंबर 17, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग केस। कहते हैं साहब क्या सेक्शन 172 का जो असेसमेंट है वो आपका ओवररूल हो जाएगा यदि असेसिंग ऑफिसर यदि असेसी जो है वो रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट के तहत गवर्न होना चाहता है। तो मेरे साथ साथ देख लीजिए, आपको पता है नॉन रेजिडेंट असेसी का यदि मतलब शिपिंग मतलब बिजनेस जो होता है उसमें 2 हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में उसकी मैकेनिज्म है उसको असेस करने के, सेक्शन 172 और सेकंड है सेक्शन 44B। अच्छा, तो सेक्शन 172 डियर उस जमाने में आया था जब भारत में कभी कभार कोई शिप जो है वो भारत में चक्कर लगाया करता था, और वो शिप जब भारत से जाता था तो उसके वापस आने के या उस साल वो आएगा कि नहीं आएगा, वो पता नहीं कब आएगा, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तो ऐसे मतलब समय में डियर सेक्शन 172 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पर्पस होता था कि एक बार जब शिप भारत आए
हर बार उसका असेसमेंट हो जाए। तो हमने कहा कि एक बार शिप भारत आया, उसका असेसमेंट उसी समय हो जाएगा, उसको इनकम टैक्स उसी समय देना पड़ेगा। आपको पता है इनकम टैक्स जो हमें पे करना पड़ता है वो हमें 1 साल के पीरियड, जिसको हम मतलब जिसे हम नाम देते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसका हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बट सेक्शन 172 ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया था कि अगर एक शिप भारत में आता है तो शिप भारत में आया, भारत से जिसने भी उसने जो भी पैसा वगैरह कमाया उसका उसी समय असेसमेंट होके वो टैक्स पे करे और वो वापस चला जाए। क्यों? क्योंकि साहब एक बार यदि कोई शिप भारत आया है तो वो शिप दोबारा भारत आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। ये उस समय का प्रोविजन है, ठीक बात है। बट साहब अब ऐसे हालात नहीं रहे। अब तो बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग मतलब कंपनीज के भारत में ऑफिसेस हैं और बहुत फ्रिक्वेंट वो अपने भारत में विजिट्स किया करते हैं, पैसेंजर और गुड्स यहाँ से लेके जाया करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डियर एक ऑल्टरनेट प्रोविजन हमारे एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है सेक्शन 44B, जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर प्रोविजन, जिसका जो क्या है बेसिकली द रेगुलर प्रोविजन, ठीक बात। तो अगर एक शिपिंग कंपनी चाहे तो वो सेक्शन 172 से गवर्न ना होके वो रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट मतलब सेक्शन 44B से गवर्न हो सकती है। तो अगर लेट्स से कि एक शिपिंग कंपनी सेक्शन 44B से गवर्न होना चाहती है तो साहब उस केस में जो सेक्शन 172 का जो असेसमेंट है वो फाइनल असेसमेंट नहीं माना जाएगा, बट आपने 172 के लिए जो भी अमाउंट वगैरह पे किया वो आपका एडवांस टैक्स बन जाएगा और आपका जो फाइनल असेसमेंट होगा वो सेक्शन 44B के हिसाब से होगा। और आपका जो सेक्शन 172 का यदि कोई असेसमेंट हुआ था तो वो आपका जो है वो आपके फाइनल असेसमेंट से ओवररूल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि मतलब सुपरसीड हो जाएगा। तो मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आप सेक्शन 44B को ऑप्ट करते हैं तो वही आपका फाइनल असेसमेंट होगा और सेक्शन 172 का असेसमेंट ऐसे केस में उस रेगुलर असेसमेंट से ओवररूल हो जाएगा या मतलब सुपरसीड हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ देख लें, The assessment made under section 172 shall be an ad hoc assessment and it will be superseded if a regular assessment is opted by the assessee. और regular assessment मतलब आपके section 44B वाला। And if regular assessment has been made, the tax paid under section 172 will be treated as an advance tax. कि साहब आपने advance tax पे किया और अगर आपने advance tax पे किया accordingly आपके ऊपर advance tax वाले सारे के सारे provisions लग जाएंगे। अच्छा, on effecting the regular assessment, if there is any excess payment made by the assessee, he would be entitled to get refund along with the interest. और अगर आपको कुछ पे करना रह गया तो आप पे कर दो। अच्छा, आगे आते हैं डियर कि अगर आपके ऊपर मैट लगता है तो क्या आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का, JCIT वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मैट की अगर कोई कंपनी लेट से जिसके ऊपर मैट लग गया सेक्शन 115JB से, तो साहब ऐसा नहीं कि उस पर इनकम टैक्स एक्ट के बाकी प्रोविजंस लगने बंद हो गए। हाँ, मैट जो है ये एक ऑल्टरनेट रिजीम तो है, बट वो ऑल्टरनेट रिजीम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की अमाउंट को कंप्यूट करने के रिगार्ड्स में। फिर से जो मैट है डियर वो क्या कहता है, वो कहता है कि साहब हमें आपके टैक्सेबल इनकम से मतलब नहीं है, हमें आपके टैक्सेबल इनकम से मतलब नहीं है, हमें आपके बुक प्रॉफिट से मतलब है। बाकी मैट और कुछ नहीं कहता। नॉर्मल इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन के लिए हम आपका टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं, बट मैट जब आपके ऊपर लगता है तो हम आपका बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। तो मैट क्या कहता है कि साहब हम आपका बुक प्रॉफिट आपके टोटल इनकम को मानेंगे। बाकी मैट ये नहीं कहता है कि साहब मैट के जो आपके मतलब प्रोविजंस हैं वो पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करते हैं, नहीं। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर मैट लग गया तो साहब उस कंपनी का असेसमेंट भी नॉर्मल तरीके से ही होगा, उस कंपनी को अपील करने का राइट भी नॉर्मल तरीके से ही होगा, उस कंपनी के ऊपर ऑफेंसेस जो भी इश्यूज हैं वो सब कुछ उनको नॉर्मल तरीके से ही होगा। मीन्स मैट सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्सेबल इनकम को हटा के वहां पे बुक प्रॉफिट लेकर आ जाता है। तो सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी जिसके ऊपर मतलब जिसको मैट के हिसाब से अपना टैक्स पे करना है, क्या उसको एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा? हाँ सर, उसको सब कुछ देना पड़ेगा। और इसी बात को JCIT वर्सेस रोल्टा इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया था। तो मेरे साथ साथ देखेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन सेक्शन 115JB5 प्रोवाइडिंग दैट ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स शैल अप्लाई टू द कंपनी सब्जेक्ट टू सेक्शन 115JB। मतलब अगर एक कंपनी जो मैट के हिसाब से टैक्स पे करने को लायबल है उस पर इनकम टैक्स के बाकी सारे प्रोविजंस लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बुक प्रॉफिट वाला जो प्रोविजन होता है डियर वो नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैट के लिए हम आपको क्या कंसिडर करते हैं, बुक प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी, ठीक है सर। अच्छा, hence the liability to pay advance tax would be attracted and company shall pay advance tax on such book profit, ठीक बात है। Therefore, if a company defaults in payment of advance tax in respect of tax payable under section 115JB, it would be liable to pay interest under section 234B and C।
अच्छा, तो साहब पीजीबीपी का हमारा लास्ट केस लॉ है, जिसका पीजीबीपी, मैट, एओपी वगैरह सबका। अच्छा, अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। डियर, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक मतलब सेक्शन है, सेक्शन 167B, जो सेक्शन कहता है कि एओपी के लिए जो कि रेट ऑफ मतलब टैक्स की बात करता है। और अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्संस के को अगर आप देखेंगे, अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आप देखेंगे, तो उनमें जो टैक्स रेट होता है ज्यादातर केसेस में वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है, मतलब 42% समथिंग, और इवन उससे भी ज्यादा होता है। मतलब ये हुआ कि बहुत रेयर या सिर्फ इकलौता ऐसा रेयर केस है जहां पे एओपी के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो इंडिविजुअल स्लैब रेट लगता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन मोर देन 99% केसेस एओपी के ऊपर या बीओआई के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो एमएमआर लगता है, मींस मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मींस 42% समथिंग। ठीक बात है। तो अगर लेट्स से कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने आप को एज एन इंडिविजुअल असेस करना चाहता हूं या मैं अपने आप को एज एन एओपी या बीओआई के स्टेटस में असेस करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या चूज करूंगा साहब? मैं अपने आप को इंडिविजुअल की तरह से असेस करवाना चूज करूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल की तरह से असेस करवाने के पास मेरे पास स्लैब रेट है। दूसरा, मेरे पास मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है? 30%। आर यू गैस गेटिंग? बट अगर मेरा असेसमेंट एओपी या बीओआई के फॉर्म में हो गया तो साहब मेरे पास स्लैब रेट भी नहीं है और मेरे पास एक फ्लैट मुझे टैक्स लग जाएगा, लेट्स से 42% समथिंग। आर यू गैस गेटिंग? अच्छा, हुआ क्या, इस केस में 3 ब्रदर्स होते हैं। 3 ब्रदर्स जो होते हैं उनके फादर ने उनको कोई लैंड इनहेरिट, मतलब वो अपने फादर की कोई लैंड मतलब इनहेरिट करते हैं। असेसिंग ऑफिसर इन 3 ब्रदर्स को, लेट्स से PQR, ये 3 ब्रदर्स हैं, इनको एक एओपी मान लेता है या एक बीओआई मान लेता है और इस लैंड से जो इनकम है इनके एओपी या बीओआई के स्टेटस में असेस कर देता है। जबकि इन तीनों का कहना है कि नहीं सर जी, हमें हमारा शेयर हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में असेस करके दो। असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं, क्योंकि लैंड तो साहब आप तीनों को सेम मिली है, मींस आप तीनों को ही मिली है, कोई लैंड का कोई अलग अलग हिस्सा तो आपको मिला नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने इन तीनों को एक ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई की तरह से मान के इस लैंड की इनकम को इस वाले स्टेटस में असेस कर दिया। इनका कहना है कि हमें लैंड का हमें हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे शेयर के लैंड का असेसमेंट करके दो। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद भाई मामाई के केस में, आई होप मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, मेमैया, अच्छा गोविंद भाई मेमैया के केस में ये कहा था कि साहब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बहुत ध्यान से जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कुड बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन 2 or more पर्सन वॉलंटरली कंबाइंस। कि सर जी आप राह चलते किसी भी 2 व्यक्ति को जो कि आपस में अनजान है उनको पकड़ के एओपी नहीं बना सकते। 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग एओपी या बीओआई का स्टेटस उनको तभी मिलता है जब वो वॉलंटरली एक साथ आके कोई बिजनेस या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। मींस एओपी तभी फॉर्म हुई मानी जाएगी जब 2 लोगों का वॉलंटरली एसोसिएशन होता है फॉर सर्टन पर्पस। और यहाँ पे 2 लोगों का वॉलंटरली एसोसिएशन नहीं है, यहाँ 3 लोगों को असेसिंग ऑफिसर जबरदस्ती एक एओपी के स्टेटस में असेस करना चाहता है। यू गाइस गेटिंग? इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे एओपी का असेसमेंट नहीं होगा और उन तीनों को उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में असेस किया जाएगा। Hence, income from asset inherited by the legal heirs is taxable in their individual hands and not in the status of AOP.